Hello, my dear student. So, we have to cover atom and molecule chapter, important points, important topics. अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको डेफिनेटली पेपर में उनमें से एक ना एक लॉ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से ही। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये क्या कहता है, वटेवर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब किसी रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट जैसे हमने कोई यहाँ पर R1 ले लिया प्लस R2 ले लिया, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इससे रिएक्टेंट को कंबाइन करने से कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो कह रहा है कि टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, और ये कंपाउंड बना लेगा। कंपाउंड की प्रोडक्ट जो बनेगा वही कंपाउंड की फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम इस लॉ को समझने के लिए। जैसे C+O2 कर रही हूँ मैं, तो क्या बनाएगा, वो CO2 बनाएगा। तो ये आपको मैंने सिखाया हुआ है, ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, तो यही क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है बच्चों, एक नया कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो एल लेवोज़ायर ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने अपने 2 लॉ प्रपोज किए थे। इस वाले को आप एक बार को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपके पेपर में आ सकता है। ये मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की क्वेरी है तो मैं एक बार फिर से सिखा सकती हूँ। देखो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लाइन अपने ब्रेन में एकदम चिपका लीजिए फेविकॉल से, ठीक है ना, ताकि आप भूलें ना। ना ही मास को कभी बनाया जा सकता है, जैसे एनर्जी का रूल आपको मैंने सिखाया था, ऐसे ये मास का है। मास को ना ही कभी बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खाली उसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, आगे क्या कह रहा है, दिस मीन्स दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी अगर केमिकल रिएक्शन की बात कह रहे हैं, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट आपने लिया हुआ है, दूसरा ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपका 4 ग्राम का क्वांटिटी में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है आपने 10 ग्राम क्वांटिटी में। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया है बच्चों, 14 आ गया। आगे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो जो है वो 2.5 है, और सोडियम क्लोराइड इससे बन रहा है, तो क्या बना लिया, 11.5 रेशो में बनेगा। प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हुआ वो 11.5 रेशो में ऑब्टेन हुआ। क्लियर है इतना। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो मैंने अभी ऊपर बताया था लॉ ऑफ, है ना, ये बताया था ना आपको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें वही सेम चीज़ है। एक तरीके से देखा जाए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों जो चीज़ क्वांटिटी में इधर बन रही है रिएक्टेंट में, वही चीज़ आपको प्रोडक्ट में भी बन रही है। बच्चों ये चैप्टर आपको इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आपको ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन दोबारा से आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए जिसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं वो है रिएक्टेंट, और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, या तो वो कंपाउंड की फॉर्म में होगा, और रिएक्टेंट कंबाइंड होके क्या बनाता है आपका, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव सेम मास, दोनों का मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस मीन दैट देयर वाज नो लॉस और गेन ऑफ मास, ना तो मास बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप याद रखेंगे, 1 नंबर में आप डेफिनेशन लिख के आ जाएं और 1 नंबर में दे दें इसका एग्जाम्पल। क्लियर है इतना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इट इज़ वेरी सिंपल लॉ। ठीक है, अगर बहुत सिंपल पेपर है तो समझ लीजिए 1 नंबर में ही 2 नंबर में ये डाल दिया है। ठीक है, तो पहला लॉ आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सेकंड लॉ,
थोड़ा सा समझने वाला है, लेकिन ये भी मैं अपने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। याद रहेगा डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल बनाया ना, ज़रूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल बनाओ, आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे C+O2 दे दिया, H2 और O2 का दे दिया, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो उसको भी आप दिखा सकते हैं, है ना। आगे देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन थ्योरी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाम से ही पता चल रहा है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ डेफिनेट क्वांटिटी में होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल सब्सटेंस और अ कंपाउंड, यानी किसी केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड में, है ना, क्या होता है, द एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एलिमेंट जो होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी एक डेफिनेट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, डेफिनेट अनुपात में पाए जाते हैं बाय मास, मास के द्वारा, यानी उसके मास से हम उसे डेफिनेट प्रोपोर्शन में डालते हैं। अब कंपाउंड आपको पता है, जैसे कि कंपाउंड क्या होता है, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर रेशो में, तो वो कंपाउंड बना ले। तो ये कह रहा है केमिकल सब्सटेंस में जब एलिमेंट किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये क्या बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है एक कंपाउंड। तो अब ये जो अटैच होंगे वो बाय मास मास के द्वारा ये एक निश्चित अनुपात में होंगे। अब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो टेबल चैप्टर 4 में आपको याद कराइए, उसे रिकॉल करो फटाफट से, नहीं तो सामने खोल के रख लो। आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर किससे पता करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी डिनोट कर रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। और अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, पी तो है ही, साथ में बच्चों न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस करते हैं तो मास नंबर निकल आता है। अब चैप्टर 4 की जो टेबल है उसमें पहुंच जाओ और चेक करने की कोशिश करो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का नंबर कितना है। वहाँ आपको एक डैश नज़र आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का नंबर नहीं होता तो सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन का नंबर। तो बाय मास की बात कर रहे हैं तो कितना हो गया, इसका मास नंबर भी 1 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बहुत अच्छे से समझ में आई, एक और बार रिवाइज कर लेना पॉज करके वीडियो को। अब 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1 हमने क्यों करा है, हमने मास ले लिया, और इसमें हाइड्रोजन का नंबर वाटर के केस में कितना है, H2O लिख रहा है ना बच्चों, तो H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ, क्लियर है। अब मैं रेशो निकाल रही हूँ, रेशो के लिए सिंबल लगा लिया, थोड़ा राइटिंग ऐसे ही आएगा, समझ जाना बस भावनाओं को देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गया, ये मास नंबर हो गया आपका 1, और 2 मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन का अगर आप मास नंबर निकालोगे, पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्या है बताओ जरा, सोचो, वही टेबल पे आओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितना हो गया 8, ठीक है। तो 8 का डबल अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा मास नंबर 16। मैं पूरा का पूरा लिख रही हूँ, एक सेकेंड, यहाँ 16 मेंशन कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने मास कैसे निकाला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को कंबाइन करके मास नंबर बनता है। अब देखो यहाँ पे हमने कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, रेशो 16 हमारा आ गया। अब इसे ज़रा कट कर दो, ये गया 1 बार और ये गया, सफाई से लिख देते हैं थोड़ा तुम लोगों को समझ आ जाए, है ना, ये 1 और ये गया बच्चों 8 टाइम। तो यहाँ पर एक लाइन मेंशन थी, इन कंपाउंड सच एज वाटर द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 1:8, यहाँ पे एक लाइन में डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल को ऐसे शो कराते हो जैसे मैंने यहाँ बताया है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ आया मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, कि वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास के द्वारा कैसे होते हैं, है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की थ्योरी क्या कह समझाना चाह रही है, यानी ये हाइड्रोजन जो है बाय मास नंबर से कैसे एक दूसरे से अटैच है कंपाउंड में, ठीक है। ये एलिमेंट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे कंबाइंड एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों अगर मैं आपसे निकलवाऊँ CO2 का ले लेते हैं, एक रफ इधर ही निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लो CO2। अब बताओ कार्बन का
एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी नंबर हो जाएगा इसका 6। लेकिन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, मास नंबर की बात हो रही है तो मैं डबल कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। रेशो निकाल दो। ऑक्सीजन का अगेन 8 होता है, आपको भी अभी सिखाया मैंने यहाँ। 8 होता है क्या, एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका मास नंबर क्या होता है 16। अब 16 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 12 रेशो बन जाओ 32। ओके, तो आंसर हो जाएगा। अब जरा इसे कट पिट कर दो, कितना आ जाना चाहिए देखो। तो इन दोनों को ही अगर आप काटेंगे बच्चों तो इसे 4 से काट दें, 4 3 जा और 4 8 जा, तो आपका जो प्रपोर्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपल इतना करें, एक तो डेफिनेशन याद कर लें जो कि मैंने अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक की हुई है ना, अकॉर्डिंग टू मास से लेके, और उसका एक ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ जाएं, कैसे निकाला है ये आप देख जाएंगे। तो आपको यहाँ 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख पाएंगे। पहले मैं सिर्फ ये लॉ ही समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आगे इसका टॉपिक कंप्लीट करूँगी क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, टाइम थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। पहले इतना ये दोनों के दोनों लॉ याद कर लें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। चलो बाय बाय।